चलिए गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का यूनिट सेकंड चल रहा है, राइट। दैट्स अ यूनिट नंबर 2। और जिसका बेटा रिक्रूटमेंट का पोर्शन हमारा चल रहा है, राइट। रिक्रूटमेंट। टेस्ट बेटा शाम को है ना आपका? बताया तो था कल ग्रुप में। मैसेज पढ़ते नहीं हो क्या? टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। शाम को है। तो देखो, जैसे कि हमने सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का टॉपिक शुरू किया था, तो एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ बेटा आपको। हमने सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। इसमें बेटा बेसिकली हमने दो तरह के सोर्स देखे थे, अगर आपको याद होगा। पहला था बेटा हमारे पास इंटरनल सोर्स, दूसरा था बेटा हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है। हमारे पास बेटा रिक्रूटमेंट करने के दो सोर्स थे बेटा, पहला इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इसमें बेटा हमने तीन चीजें डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो। ट्रांसफर हमने पढ़ा था, और जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग से क्लास लेके बेटा उन्होंने भी देखा होगा। और जो बी केस था बेटा हमारा, वो था प्रमोशन। और जो सी केस था बेटा, वो था हमारा ले ऑफ, राइट। बेसिकली ये हम प्रीवियस क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज डन। तो आज हमें ये वाला पोर्शन डिस्कस करना है बेटा कि एक्सटर्नल सोर्स है क्या। ठीक है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसमें कौन कौन से तरीके हैं, टूल्स है, जिनसे बेटा हम किसी भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं बेटा कंपनी में, राइट। तो लेक्चर नंबर 3 में बेटा इस वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी को लिखना है इसको तो लिख लो फटाफट से। हाँ जी। लिख रहा है कोई? ठीक है। चलो अब बेटा हमें एक्सटर्नल सोर्स की डिटेल में एक्सप्लेनेशन करनी है, तो फटाफट से हेडिंग डालिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो अब हमें इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है। बिल्कुल आप कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनिएगा। चलिए लिखिए इसके बारे में। कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय मीन्स inviting application for filling up the vacancies from candidates outside the organization, outside the organization।
मेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कुछ नाम है बेटा। पहला लिखना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा है कैजुअल कॉलर्स, तीसरा है मीडिया एडवर्टाइजमेंट, चौथा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पांचवा है बेटा प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन। आज की क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है बेटा, ठीक है। और आठवां है वेब पब्लिशिंग। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। और ये जो नालायक अभी आ रहे हैं इनका क्या करूं मैं? टाइम पे नहीं आ सकते हो तुम लोग नालायक हो? करो उसको फटाफट। बेटा वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग लिखा, वेब पब्लिशिंग। बेटा जी कुछ बच्चे अभी ज्वाइन क्यों कर रहे हो आप इतने लेट? कितनी बार समझाओ नालायक को, टाइम पे आया करो। वेब पब्लिशिंग, बेटा वेब पब्लिशिंग लिखा है नालायक ये। ठीक है, नोट किया। कैजुअल कॉलर, चलो जल्दी नोट करो बेटा फटाफट से। जो बच्चे अभी आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो बेटा अब एक्सटर्नल सोर्स के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है, तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। कहते हैं सर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय मींस, इसका मतलब होता है बेटा इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज, यानी कि कंपनी में जितनी भी वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं बेटा, उनके लिए बेटा हम एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फिल करने के लिए लोगों को बुलाएंगे बेटा, कैंडिडेट्स को बुलाएंगे बेटा। कहाँ से बुलाएंगे? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर मुझे कंपनी में किसी पोस्ट को, राइट, किसी वेकेंट पोस्ट को बेटा अगर फुलफिल करना है, तो उसके लिए बेटा मैं एप्लीकेशन बाहर के लोगों से जब भरवाऊंगा, यानी कि एप्लीकेशन बेटा बाहर के कैंडिडेट से, यानी कि वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से, मैनेजमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, ही इज बिलोंग्स टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर उस सोर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर कहते हैं सर मेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कितने पॉइंट आते हैं? वैसे तो बेटा बहुत सारे होते हैं,
बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा है कैजुअल कॉलर, तीसरा है बेटा मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट, दैट इज रिकमेंडेशन एंड द वेब पब्लिशिंग, राइट। ये सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है बेटा मेरी? बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा ना, लाइक। चलो ठीक है, ये लिखा आपने? फटाफट से हेडिंग डालो, पहला पॉइंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पहला पॉइंट लिखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो, sometime information, देखो बेटा, sometime information about the vacant post posted on boards, posted and boast, sorry, board plays at important place, important place by the organization। ये तो बेटा आपने नॉर्मली देखा होगा, जैसे मान लो ये हमारी फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, वट एवर, ठीक है। दिस इज, मान लो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। हमें जनरली कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या करा जी, एक्सटर्नल सोर्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मेथड अपनाया। तो आपने देखा बेटा कभी बहुत सारे स्लिप्स, एक पर्चा होता है बेटा जो किसी बोर्ड में लिखा रहता है, राइट, और उसमें लिख देते हैं कि हमें इतने इतने लोगों की जरूरत है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये बेटा फैक्ट्री के गेट पे, फैक्ट्री के गेट पे या अदर प्लेस में बेटा, किसी भी अदर प्लेस में हम क्या कर देते हैं बेटा, इसको पोस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं, पोस्टेड। तो सर वो जो तरीका होता है ना, इस तरीके को बोलते हैं बेटा हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि यहाँ पर हम किसी भी एजेंसीज का सहारा नहीं लेते बेटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कुछ हमने होर्डिंग्स बनाए, कुछ पर्चे बनाए, और वो पर्चे हम बेटा क्या करेंगे, फैक्ट्री के गेट पे, वर्कशॉप पे, ऑफिस पे, ठीक है, उन पे जाके चिपका देते हैं बेटा। तो दैट इज बेसिकली नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा जब भी आप जाते हो बेटा, तो जैसे मान लो आप ऑटो में बैठे हुए हो, तो याद है ना उसमें एक स्लिप चिपकी होती है व्हाइट कलर की, दैट इज फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सम पीपल्स, उनकी क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह लिखी रहती है बेटा उसमें। तो वो जो स्लिप है, वो जो पर्चा है बेटा जो चिपका रखा है, राइट, उससे हम कर क्या रहे बेटा, वो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप जब भी किसी खंबे पे चिपके हुए देखोगे बेटा, किसी पोल पे चिपका हुआ देखोगे, राइट, किसी भी तरह की बेटा पेपर्स में लिखा रहता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर दीज पीपल्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी सैलरी पैकेज वगैरह लिखे रहते हैं, तो सर उसी मेथड को बोलते हैं हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो देखो, समटाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेकेंट पोस्ट, जो खाली पद होते हैं बेटा कंपनी में, उनके लिए बेटा पोस्टेड ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे पोस्ट कर देता है, प्लेस एट द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट प्लेस पे बेटा इसको एफिक्स कर दिया जाता है, जिसके जरिए बेटा लोग देखते हैं, हाँ जी इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, फिर वो बेटा एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होता है बेटा स्टाफिंग का। समझ आया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? हाँ जी बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ? बेटा सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लो, नोट इट डाउन फास्ट। मे भी बेटा आपका नेटवर्क इशू रहे होगा, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम होती तो बाकी बच्चों को भी दिक्कत होती।
देखा? बोलो यार, एक बार फिर समझाऊं बेटा? कुछ नहीं, देखो, आप कभी बाहर घूमने नहीं गए क्या? कभी आप जाओगे ना, जैसे ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड वगैरह वगैरह पे ना, अपने किसी फैक्ट्री के बाहर या किसी ऑफिस के बाहर बेटा पर्चे लगे रहते हैं, और उन पर्चों में लिखा रहता है बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज रिक्वायर्ड फॉर द कॉल सेंटर जॉब, राइट? या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पीपल, उनकी सैलरी पैकेज वगैरह लिखा रहता है। ठीक है, तो वो जो एक पर्चा लगा हुआ है बेटा दीवार पे, उस पर्चे से हम क्या कर रहे हैं बेटा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लोगों की। ये है बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। समझे? बोलो। नेक्स्ट लिखो, कैजुअल कॉलर। ये वाला टॉपिक समझने के लिए अब इसकी थ्योरी पहले लिखो, फिर मैं इसका को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, या पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट सुनो, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा, ठीक है? देखो, मान लो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, फर्म है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी बेटा कहीं पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट में बेटा ये ऑलरेडी है, बट इनकी एक खासियत है बेटा, इनका एक फीचर है कि ये लोग हैं बेटा टैलेंटेड लोग एंड ब्रिलियंट पीपल। टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल। तो बेटा जो टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोग होते हैं वो क्या एक जगह पे रुक जाते हैं? नहीं। तो मान लो इन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया हुआ है, मतलब एप्लीकेशन भेजी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करिए बेटा, ऑब्वियसली बेटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा बेटा। कि जैसे ही कोई वैकेंसी होगी, जैसे ही कोई वैकेंसी होगी बेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन इनको इन्फॉर्म कर देगा। तो बेटा ऐसे में होता है कि जैसे मान लो उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, अब ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगे बेटा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? प्रिपेयर्ड कर लेते हैं अ लिस्ट ऑफ दीज पीपल। ऐसे लोगों की बेटा ये लिस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी? एक लिस्ट बना लेते हैं। अब मान लो इफ एनी वैकेंसी, if any vacancy arises, अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है तो बेटा इनको बुला लिया जाता है, कॉल कर लिया जाता है। तो सर ये जो पूरा मेथड है, इस मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बेटा के इंटरनल पर्सन को बुलाया जा रहा है या एक्सटर्नल पर्सन को? एक्सटर्नल को बुलाया जा रहा है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो है नहीं। तो सर इस मेथड को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर। क्या बोलते हैं बच्चे? कैजुअल कॉलर। तो पहले तो बेटा ये लोग अप्लाई करते हैं, फिर ये लिस्ट बनाते हैं, फिर अगर कोई वैकेंसी होती है बेटा तो इनको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, और इनकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है। समझ में आया कैजुअल वर्कर का कॉन्सेप्ट, सॉरी कैजुअल कॉलर का कॉन्सेप्ट? जी बोलिए फटाफट से, लिखो इसको कॉन्सेप्ट को। चलिए फटाफट से नोट करो बेटा इसको। सभी को क्लियर हो रहा है ना बेटा? सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया करो यार, ताकि मुझे पता तो लगे ना को पढ़ रहे हो तुम लोग। तो वैसे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखती मुझे। जल्दी से ऑफलाइन होगा तो फिर देखेंगे आपको। चलिए नोट कीजिए इसको।
Done? हो गया बेटा सभी का? ठीक है, इसकी थ्योरी लिखो। कैजुअल कॉलर लिखो फटाफट से। लिखना, इन मैनी reputed organization, in many reputed organization, some really talented and brilliant people continue continue sending continue sending their application the organization on the basis of these requests make a list of such kind of peoples as vacancies arises in the organization, then these people लिखो बेटा फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट। देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना होगा बेटा तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहते हैं मैनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन सम रियली टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल, जो टैलेंटेड और ब्रिलियंट पीपल होते हैं बेटा वो कंटिन्यू बेटा अपनी एप्लीकेशन भेजते रहते हैं। राइट, कंटिन्यू क्या करते रहते हैं बेटा, अपने एप्लीकेशन वहां पर भेजते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर जैसे ही कोई वैकेंसी दैट इज अराइज होगी तो डेफिनेटली आप हमें बुलाइए। तो इस आधार पे बेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक लिस्ट बना लेता है ऐसे लोगों को। क्या बना लेता है बेटा, एक लिस्ट बना लेता है ऐसे लोगों की डेफिनेटली। और जब भी वैकेंसीज अराइज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो इन पर्संस को बुलाया जाता है। तो बेसिकली बेटा अगेन ये भी क्या हो रहा है बेटा, बाहर से ही हम लोगों को बुला रहे हैं बेटा फॉर दैट इज फुलफिल ऑफ द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बोलो जी फटाफट से, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये लिख लिया ना सभी ने, एवरीवन? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर थर्ड, मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ये तो आपको पता ही होगा, मीडिया एडवर्टाइजमेंट एक तरह से मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं बेटा इसको। चलो लिखो उसके बारे में। मीडिया इज एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड
द ऑर्गेनाइजेशन। जितना मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है, क्या कोई और मेथड है इसके डेट में? नहीं बेटा, मीडिया इज मोर इफेक्टिव। कि यहाँ पर बेटा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मास बेसिस पे किया जा सकता है, इट्स वेरी इफेक्टिव वे। तो कहते हैं इट पीपल थ्रू इट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, the organization for higher and medium level jobs large number। मीडिया एडवर्टाइजमेंट, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप पूरा लिखना। इज मेड विद द हेल्प ऑफ, किन के हेल्प से होगा ये? न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, एक अलग से बेटा सेशन लगता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज का। टेलीविजन, मैगजीन्स, रेडियो एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं बेटा। इन एडवर्टाइजमेंट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट vacant post is provided। चलिए बेटा नोट कीजिए उसको फटाफट से। एंड इसमें बेटा मुझे कोई अलग से कॉन्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑलरेडी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डन, ठीक है बेटा। चलो इसको समझते हैं एक बार बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कहता सर मीडिया एक तरह से काफी इफेक्टिव वे है किसी भी एम्प्लॉय को फाइंड करने का। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को बेटा ढूंढने का सबसे इफेक्टिव तरीका बेटा आज के डेट में मीडिया है। फ्रॉम द कहाँ से बेटा? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, जो इंटरनल मैनेजमेंट में होगा उसको ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। तो कहते हैं इसके जरिए थ्रू दिस इट पीपल आर अट्रैक्ट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मीडियम लेवल ऑफ जॉब। और ये बेटा किस नंबर में? बेटा लार्ज नंबर में। ठीक है बेटा, न्यूज़पेपर में कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का न्यूज तो आता नहीं है, पूरे इंडिया का न्यूज आता है। इवन तो आउटसाइड इंडिया का भी न्यूज भी आते हैं कभी कभी। तो देर इज अ सिचुएशन सर, मीडिया में अगर आप किसी जॉब्स के रिगार्डिंग ऐड करवाते हैं तो वो एक पर्सन के पास नहीं बेटा, लाखों लोगों के पास वो ऐड जाता है, फिर वो लोग अप्लाई करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं। तो कहते हैं सर मीडिया एडवर्टाइजमेंट इज मेड थ्रू, किसके थ्रू बेटा? न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, टेलीविजन, मैगजीन्स एक्सेट्रा। इनके थ्रू बेटा बेसिकली हम क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं अपनी वैकेंट पोस्ट के बारे में। तो सर इन एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली क्या होता है बेटा? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट पोस्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सैलरी क्या मिलेगी, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या है, दैट इज फ्यूचर प्लान्स क्या है, पेंशन प्लान्स क्या है, यानी कि बहुत सारी बातें बेटा, सारी डिटेल इस एडवर्टाइजमेंट में हम दे देंगे बेटा। जो भी पर्सन इसको पढ़ेगा डेफिनेटली वो फिर क्या, अगर उसको नीड होगी तो वो उस कंपनी में अप्लाई करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। बोलो जी, समझ में आया? मीडिया एडवर्टाइजमेंट क्लियर हुआ बेटा? फटाफट से बोलो। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, नोट कर लिया ना सबने? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा था बेटा, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
तो नेक्स्ट जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पहला आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा दूंगा। कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा एक सिस्टम सेटअप किया, सेटअप जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया हुआ है बेटा, एक गवर्नमेंट विभाग है। होता क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप किया गया तो यहाँ पर जनरल आम जनता, जो जनरल पब्लिक है, अपनी रिक्वेस्ट डाल सकती है जॉब के रिगार्डिंग। तो यानी कि यहाँ पर डिटेल अपने बारे में, अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन द पर्टिकुलर जॉब, एक्सेट्रा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन बेटा ये पर्सन प्रोवाइड कर देगा किसको? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये सारी डेटा को क्या कर देगा बेटा? अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। यानी कि इस पर्सन का नाम, नंबर वगैरह, जो भी इसकी पर्सनल डिटेल है बेटा, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल डिटेल है, एकेडमिक डिटेल है, वो सारी डिटेल बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या कर लेगा? रिकॉर्ड कर लेगा। अब सर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, कंपनी है, वट एवर नेम कॉल्ड। अब सर यहाँ पर एक एचआर मैनेजर को, ये मैंने एचआर मैनेजर लिखा है, ठीक है, इसको नीड है, सम नीड फॉर सम एम्प्लॉय, इसको कुछ एम्प्लॉयज की बेटा नीड है, ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन क्या कर सकता है बेटा? रिक्वेस्ट दे सकता है किसको? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। रिक्वेस्ट दे सकता है बेटा किसको? रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। अब बोलेगा मुझे किस प्रकार की, यानी कि अपनी नीड बताएगा बेटा, नीड ऑफ एम्प्लॉय, और किस प्रकार के एम्प्लॉय चाहिए, वो उस तरह की सारी डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देगा किसको बेटा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। देखो, फर्स्ट रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करा बेटा, क्या? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सेकंड में लोग बेटा अपनी जानकारी बेटा किसको प्रोवाइड कर देंगे? इसको। अब एचआर मैनेजर को तीसरे में नीड हुई, तो फोर्थ टॉपिक में बेटा वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट फाइल करेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेटा फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा? एचआर मैनेजर की नीड के हिसाब से फाइंड करेगा किसी भी पर्सन को, देखेगा जो इसने नीड बताई है क्या वैसा पर्सन हमारे पास है। अगर इफ यस, अगर मिल गया तो डेफिनेटली बेटा ये क्या कर देगा बेटा? इसको प्रोवाइड कर देगा कि जाओ भाई यहाँ पर जाके अपना एप्लीकेशन वगैरह फील्ड कर दो, यहाँ पर आपको जॉब वगैरह मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज द फिफ्थ स्टेप। समझ में आया? अल्टीमेटली बेटा इसको बेटा एम्प्लॉय मिल जाएगा इसके वैकेंट पोस्ट के लिए। क्लियर हुआ? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्चुअल में है क्या, तो फटाफट से नोट करो इसको। किसी को डाउट इसमें? हाँ जी, समझ आ गया सभी को? बोलो फटाफट से। ठीक है, फिर लिखो, इसको बना लो बेटा जल्दी से। चलिए बेटा नोट कीजिए इसको जल्दी से। बनाओ इसको आराम से बेटा, गलती मत करना, और जो मैंने नंबर डाले नंबर जरूर डालना। 1 2 3 4 5। इससे डाउट नहीं होगा, आपको पता लगता रहेगा किस तरीके से चल रही है सिस्टम। ठीक है, चलो इसको फटाफट से नोट कीजिए। नोट हो जाए तो मुझे बता देना।
चलो लिखो, कौन सा बेटा आपने पढ़ लिया, अब फटाफट से इसकी थ्योरी भी लिख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हालांकि बेटा अगर इसकी थ्योरी ना भी लिखो चलेगा, बट फिर भी लिख ही लो। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बेटा गवर्नमेंट ने बेसिकली सेटअप किया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। कहते हैं नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ जॉब सीकर, इनके जिसको जॉब चाहिए बेटा, आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। सारी इंफॉर्मेशन बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फुल कर सकते हो। तो कहते हैं अंडर दिस सिस्टम HR मैनेजर कैन फाइल a request of need of employees to employment exchange, employment exchange employment exchange may provide the employee to the organization। बेटा जहां पे राइटिंग समझना है पूछ लेना, टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बेटा इसको फटाफट से। सीकर, जॉब सीकर। डन। ठीक है, देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेटा सेटअप किया गया किसके द्वारा बेटा, गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऑलमोस्ट बेटा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। कहते हैं यहाँ पर नाम अदर पर्टिकुलर्स बेटा, कोई भी जॉब सीकर क्या कर सकता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रिकॉर्ड करवा सकता है उसके रजिस्टर्ड में। और इस सिस्टम में बेसिकली होता है कि बेटा HR मैनेजर ने, ठीक है, अगर उसको नीड है बेटा एम्प्लॉयज की, तो वो रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाद अगर सिंगुलर टाइप का एम्प्लॉय होगा, उसकी इंफॉर्मेशन होगी बेटा, तो डेफिनेटली वो प्रोवाइड कर देगा बेटा, दैट इज उस एम्प्लॉय को वहां पर इंटरव्यू वगैरह के लिए भेज देगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस बाय कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा।
चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज, अबे प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती है बेटा, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो फटाफट से थ्योरी लिखिए इसकी। These days, placement agencies are coming up as a good source of external recruitment. These agencies are established by private institution या individual। अब इसका प्रोसेस क्या होता है देखना। मान लो एक एजेंसी डेवलप हुई, जिस एजेंसी का मेन काम है बेटा to record the details of job seekers। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये है जॉब सीकर, यानी कि जिसको जॉब चाहिए, और ये है बेटा कंपनी। बेसिकली यहाँ पर आप लिख सकते हो नीड एम्प्लॉयज, और यहाँ आप लिख सकते हो नीड जॉब्स। एक को एम्प्लॉयज की जरूरत है और एक को बेटा जॉब्स की जरूरत है। तो ये अपना बेटा रिकॉर्ड किसके पास करवा देते हैं, रिकॉर्ड डिटेल्स। ठीक है, अपना नाम, एकेडमिक डिटेल, क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज रिकॉर्ड करवा देंगे। और ये पर्सन बेटा बेसिकली इनको प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड एम्प्लॉयज व्हेन दे डिमांड। तो इसको बोलते हैं बेटा प्लेसमेंट एजेंसीज। ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। ये बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही लग रहा है थोड़ा बहुत, है ना। बस वो गवर्नमेंट ने सेटअप करा है बेटा, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बना लो इसको फटाफट से। समझ में आया ये? बनाओ। एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं बेटा इसकी। देखिए, कहता है दीज डेज प्लेसमेंट एजेंसी आर द कमिंग अप विद गुड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, कहते हैं दीज एजेंसी आर एस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल ने सेटअप किए होते हैं बेटा, और इनका काम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बेटा क्या होता है, टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ जॉब सीकर। कोई भी जॉब सीकर होगा बेटा, इनको अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देगा। ठीक है, और फिर ये बेटा प्रोवाइड कर देंगे कंपनी को, जब जब भी उनकी डिमांड करी जाएगी। और डेफिनेटली कुछ कमीशन वगैरह ये चार्ज कर लेते हैं, इनसे भी और इनसे भी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? आगे बढ़े? हाँ जी बेटा, आगे बढ़े। किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच गया हमारे पास 6, कैंपस रिक्रूटमेंट। हैव यू सीन द थ्री इडियट मूवी?
थ्री इडियट मूवी में याद है बहुत सारी कंपनियां बेटा उस कॉलेज में आती हैं, और एग्जाम से पहले ही बेटा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटा क्या करते हैं बेटा, जॉब्स के लिए क्या करते हैं बेटा, बोलो, उनका एप्लीकेशंस वगैरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट। लिख लो इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही पता है। तो कहते हैं इट रेफर्स टू, वही था बेटा हाँ बिल्कुल ऑफर करती है। इट रेफर टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जब हमारा पहले कंप्यूटर सेंटर था, राइट, तो हम लोग भी क्या करते थे, इस तरह की कैंपसिंग करवाते थे बेटा बच्चों को, डायरेक्ट जॉब। कहते हैं सम बिग ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इन टच with the educational institution with the purpose of recruiting young, young talented management institutions, technical institutions, etc. लिख लो बेटा इसको। तो कहते हैं सर इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट, कहाँ से रिक्रूटमेंट होती है बेटा, यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। कहते हैं बहुत जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, वो टच में रहती है बेटा इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, ताकि बेटा वो क्या कर सके यहाँ से बेटा, जो यंग टैलेंटेड लोग हैं बेटा उनको रिक्रूट कर सके। तो जैसे कि कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट वाला सुना होगा आपने, और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग हो गया बेटा, ये सारी चीजें एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बेटा टच में रहती हैं, ताकि इनसे बेटा डायरेक्टली क्या किया जा सके बेटा, पर्सन को रिक्रूट कर लिया जाए। समझ में आया? नोट कर लिया आपने सबने? हाँ जी, ठीक है। अगला लिखो रिकमेंडेशन। कौन सा पॉइंट है बेटा, 7? रिकमेंडेशन। और 8वां भी बेटा इसी में करा देता हूँ, वेब पब्लिशिंग। 2 पॉइंट बच गए बेटा हमारे पास। तो रिकमेंडेशन लिख लो। समटाइम मैनेजर recruit people recruit people on the recommendation of their existing employees. Mostly
मोस्टली यूज फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज। ये तो बेटा आपको पता ही होगा, इंटरनेट का जमाना आ चुका है। कहते हैं दीज डेज इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ रिक्रूटमेंट। www.naukri.com या www.jobstreet.com, www.clickjob.com। लिखो बेटा इसको फटाफट से। नोट करो इसको फटाफट। हो गया बेटा, नोट हो गया सभी का? ठीक है, देखो सॉरी। देखो जी, रिकमेंडेशन बेटा सिंपल सी बात है। कंपनी में ही मैनेजमेंट में कुछ एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, जिनके रिकमेंडेशन पे कुछ पर्सन्स को अपॉइंट कर लिया जाता है। तो ये जो मेथड होता है बेसिकली वो लोअर एम्प्लॉय के लिए बेटा रिक्वायरमेंट होता है, अपर लेवल के एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो मैनेजर है, वो अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड कर देता है, भैया इसको अपॉइंट कर लो। ठीक है, तो वो बेसिकली इसको बोलता है रिकमेंडेशन। तो ये भी एक तरह से एक्सटर्नल सोर्स ही है बेटा। और वेब पब्लिसिटी का मतलब बेटा इंटरनेट के जरिए बेटा। देखो आज के डेट में बेटा मैक्सिमम काम तो इंटरनेट के जरिए होता है। तो इंटरनेट भी बेटा एक तरह से बेटा मीडियम बन चुका है बेटा आज की डेट में फॉर अपॉइंटिंग, राइट, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखो बेटा, www.naukri.com, jobstreet.com, clickjob.com, ऐसे बहुत सारे बेटा वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली बेटा पीपल्स को प्रोवाइड करते हैं बेटा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो रिक्रूटमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? बोलो जी। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा हमारे टूल्स खत्म हो गए यहाँ पे। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया छोटा सा, तो उसको फटाफट से हेडिंग डालिए। हेडिंग डालो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हेडिंग डालो बेटा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके प्लीज दो एरो निकाल दीजिएगा। पहले एरो में लिखना मेरिट्स, दूसरे में लिखना बेटा डी सॉरी लिमिटेशंस। यानी कि सर इनके लिमिटेशंस क्या हैं और इसके मेरिट्स क्या हैं। लास्ट टॉपिक है बेटा, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा हमारा। तो मेरिट्स में लिखो बेटा पहला पॉइंट क्वालिफाइड पर्सन। पर्सनल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ एम्प्लॉयज होता है। ठीक है, वाइडर चॉइस, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा फ्रेश टैलेंट। ये चीजें बेटा मेरी पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसी समझ में आ जाएंगे अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो।
कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, लेस चांस ऑफ फेवरलिज्म, फेवरेटिज्म या फेवरलिज्म व्हाटएवर, ठीक है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटा, तो लिमिटेशन भी लिख लो। हेलो, दिस सेटिस्फैक्शन among existing staff, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा बेटा वो डिससेटिस्फाइड हो सकता है। लेंथी प्रोसेस है बेटा ये काफी, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्टली है काफी, अगेन यस इट्स ऑब्वियस। बेटा वेट करो थोड़ा सा। चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, दिस इज लेंथी प्रोसेस। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर किसी का छूट गया है तो जल्दी देख लो बेटा। ले लिया? ठीक है, इसे लिखो। ज्यादा बोल के खांसी हो गई। चलो जी लिखो उसको फटाफट से। मेरिट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या हैं और इसके मेरिट्स क्या हैं। बेटा सबसे पहले क्वालिफाइड पर्सन मिलता है, ऑब्वियस सी बात है ना। आप बाहर से किसी पर्सन को अपॉइंट करो तो क्वालिफाइड ही करोगे। दूसरा वाइडर चॉइस है। क्या जब आप किसी एडवर्टाइजमेंट डालते हो बेटा तो क्या एक पर्सन आता है, क्या बहुत सारे पर्सन आते हैं, बहुत सारे। तो वहां पर आपके पास बेटा एक चॉइस नहीं होती है, बहुत सारी चॉइस होती है। आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है, कॉम्पिटिटिव की स्पिरिट बढ़ती है बेटा। यस, अगर बाहर से कोई पर्सन अपॉइंट हो रहा है बेटा तो इंटरनल एनवायरनमेंट में बेटा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है बेटा एम्प्लॉयज के ऊपर। राइट, फेवरिज्म के यहाँ पर लेस चांस होते हैं, यानी कि फेवरेट फेवरेट एक बार बताओ, एक्सटर्नल सोर्स से कोई पर्सन अपॉइंट हो रहा है तो कोई आपका फेवरेट पर्सन तो होगा नहीं। तो उसके यहाँ पर चांसेस क्या होता है बेटा, इंटरनल सोर्स में बेटा फेवरिज्म काफी होता है। ठीक है, हम अपने पर्सन को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को आगे बढ़ा सकते हैं बेटा। बट एक्सटर्नल में आप कैसे करोगे, सारे तो अजनबी हैं बेटा आपके लिए, तो फेवरिज्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसको तो आप रीड भी कर लोगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। कहता है सर डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ऑब्वियस ही बात है सर, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है बेटा वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। बोलेगा हमें प्रमोट नहीं किया, हमें ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, बाहर से पर्सन बुला लिए, उनका सेटिस्फेक्शन बेटा क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेंदी प्रोसेस है, यस काफी लेंदी प्रोसेस होता है। पहले किसी एजेंसी से टाइप करो, फिर उन एम्प्लॉयज को बुलाओ, फिर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो, फिर उनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन छांटो कि कौन है हमारे जॉब के लिए बेटा क्वालिफाइड है वगैरह वगैरह। तो काफी लेंदी प्रोसेस है, कॉस्टली, टाइम लग जाता है ज्यादा, पैसा लग जाता है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं, इसलिए इसको कॉस्टली बोलते हैं बेटा। रॉन्ग सिलेक्शन के चांसेस भी होते हैं, कभी कभी फेक डिग्री भी लेकर लोग आ जाते हैं बेटा, तो वहां पर गलत सिलेक्शन भी किया जा सकता है बेटा। और हमारे लेबर का टर्नओवर क्या होता है बेटा, यहाँ पर बढ़ जाता है। लेबर टर्नओवर मतलब नंबर ऑफ लेबर्स क्या होते हैं बेटा यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ सभी के? बोलो फटाफट, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो बेसिकली यूनिट नंबर 2 बेटा यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। विद दिस द टॉपिक इज ओवर हियर, ठीक है।